स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। बेटा हम बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है विकास, जिसमें हमारा तीसरा भाग स्टार्ट हो चुका है। कार्बनिक विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो आज भी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्बनिक विकास के क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कार्बनिक विकास के दो मेजर सिद्धांत हैं। कौन कौन से? एक है लेमार्कवाद और एक है डार्विनवाद। याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, एक है लेमार्कवाद और एक है डार्विनवाद। लेमार्कवाद मतलब लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया उसको हम बोलते हैं लेमार्कवाद, और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया उसको हम बोलते हैं डार्विनवाद। सो ये दो मेजर सिद्धांत हैं जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, तीसरे भाग में पढ़ते हैं। तीसरा भाग हमारे विकास चैप्टर का कार्बनिक विकास के सिद्धांत में है, ठीक है। सबसे पहला जो सिद्धांत जो है वो है लेमार्कवाद। आइए देखिए इसको। देखिए लेमार्कवाद हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने बात करी थी लेमार्कवाद में। थोड़ी बहुत बातें हमने करी थी किसके बारे में? लेमार्क के बारे में। हमने बोला था लेमार्क का पूरा नाम जीन वेबसाइट लेमार्क। 1774 में ये जन्मे थे। 1829 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1809 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजी की, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने कार्बनिक विकास के सिद्धांत को बताया था। उस सिद्धांत का नाम क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया था, अभी फिर से बता देता हूं। इन्होंने अकशेरुकी, इन्वर्टिब्रेट और एनेलिडा शब्द भी दिया था, और साथ साथ इन्होंने ट्रीविरेनस के साथ, जो आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, इस शब्द की भी खोज इन्होंने ही करी थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इन्होंने जो सिद्धांत दिया था लेमार्क ने, उसका नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ये सिद्धांत उन्होंने दिया था, इसी सिद्धांत को हम लेमार्कवाद भी बोलते हैं, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि भैया इस सिद्धांत के कितने बिंदु हैं? सर 4 बिंदु हैं। कौन कौन से थे? ये थे, सबसे पहला आंतरिक जैव बल, दूसरा था वातावरण के प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं, तीसरा था अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, और चौथा जो था वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये 4 मुख्य बिंदु थे किसके बेटा? लेमार्कवाद के। यानी लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था ये वाला उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है, इसके 4 बिंदु हैं, जिसमें से सबसे पहला बिंदु था आंतरिक जैव बल, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। पहला बिंदु आंतरिक जैव बल, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या था? इंटरनल वाइटल फोर्स। लेमार्क ने बोला हर एक जीव के अंदर, हर एक जीव के शरीर के अंदर या शरीर के अंगों के अंदर एक बल मिल रहा है। किसके अंदर? या तो पूरे शरीर में या उसके अंगों में क्या मिल रहा है? एक फोर्स मिल रहा है, एक बल मिल रहा है। और ये फोर्स, ये बल पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ते 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 कहीं ना कहीं उस जाति के जीव के शरीर का, या तो पूरे शरीर का आकार या उसके किसी भाग का, उसके किसी अंग का आकार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। उसके अंदर क्या मिल रहा है? एक आंतरिक, उसके शरीर के अंदर एक जैविक बल मिल रहा है। हमने देखा इस उदाहरण को, क्या जिराफ की जो गर्दन जो थी और उसके आगे के पैर जो थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी इस एग्जाम्पल के अनुसार, ये जो एग्जाम्पल है, क्या इस बिंदु को सही ठहरा रहा है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अंग या पूरे शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल इस बिंदु को सही ठहरा रहा है। ओके, चलें आगे। आई दूसरा बिंदु था। अब मैंने आपको क्या बोला था? पिछले लेक्चर में भी बोला था, हर एक बिंदु के, ये जो बिंदु जो है इसके कुछ उदाहरण होंगे जो इन बिंदुओं को सही ठहरा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होंगे जो इन बिंदुओं को सही नहीं भी ठहरा रहे होंगे। तो वो क्या कहलाएंगी? लेमार्क के इन बिंदुओं की आलोचनाएं कहलाएंगी। तो वो आलोचनाएं भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हमने सिंपल ये बिंदु पढ़ा, इसका एग्जाम्पल देख लिया, डन। आइए दूसरा बिंदु था बेटा वातावरण के प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं, ठीक है। आइए दूसरा है वातावरण के प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू नीड्स, इसको यूं भी बोल सकते हैं। वैसे मैंने इंग्लिश में यहां पर ऑलरेडी लिख दिया है,
ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड, ये मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी लिख दिया है। चलिए अब बात करते हैं इस बिंदु में लेमार्क ने क्या बताया। अकॉर्डिंग टू दिस बिंदु, इस बिंदु के अनुसार लेमार्क ने बोला कि भैया जब जीव के आसपास वातावरण बदलता है तो उस बदलते हुए वातावरण का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे ठंडे इलाके में रख दोगे तो ठंड का प्रभाव क्या मेरे शरीर पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा ना। उसी प्रकार आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप मुझे बताइए, क्या पक्षी उड़ते हैं ना, उनका कार्य क्या होता है? उड़ना। लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो जल में होते हैं। कौन? जलीय पक्षी नहीं होते। सोचिए, बगुला जो होता है, डक जिसको हम बोल देते हैं, बगुला भी होता है, डक भी होती है ना। बतख, बतख, बगुला, बतख, बगुला चले हटा देते हैं, बतख, सिंपल बतख क्या जलीय पक्षी है? यस, बतख जलीय पक्षी है ना। अब जरा सोचिए, जलीय पक्षी अगर जल में मिल रहा है, नॉर्मल पक्षी कहां पर मिलते हैं? वायु में उड़ते हैं। लेकिन आपने एक पक्षी के अंदर बदलाव किया, कैसा? उस पक्षी का वातावरण बदल कर रख दिया, कैसा? जलीय, जल में रहने लग गया। तो वातावरण का प्रभाव जब पड़ा, वातावरण का प्रभाव जब पड़ा तो उसके पड़ने से क्या शरीर में चेंजेस आए? एक नई चीज पैदा करने की इच्छा जागृत हुई, एक नई आवश्यकताएं पैदा हुई। क्या आवश्यकताएं पैदा हुई सर? इनके अंदर पाद जो थे वो जाल के रूप में बन गए। पाद, जाल, जिसको हम वेब्ड टूल्स बोलते हैं। आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने बतख के पैर देखे? देखे? नॉर्मली हमारे इस तरीके से उंगली होती है ना? हाँ सर, ऐसे ही होती है। लेकिन जो जल में रहते हैं उनकी ये वेब्ड होते, जाल के रूप में होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पाद जाल कहलाते हैं, वेब्ड टूल्स कहलाते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा? कौन से वातावरण का सर? जलीय वातावरण का। पक्षी पर प्रभाव पड़ रहा है और पक्षी अपने अंदर चेंज लेकर आ रहा है, नई आवश्यकताओं की जरूरत है। किसकी आवश्यकता थी सर? ऐसे पैरों की आवश्यकता थी जिससे वो पानी को पीछे धकेल सके। ऐसे टोज को, ऐसे पैरों को हम क्या बोल रहे हैं? पाद जाल बोल रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या इस उदाहरण में क्या ये बिंदु सही ठहराया जा रहा है? बिल्कुल, ये बिंदु जो है बिल्कुल सही ठहराया जा रहा है। आइए इस बिंदु को क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये जो बिंदु जो था, शायद आशा करता हूं आप लोग पढ़कर भी आए होंगे, मैंने आपको बोला था पढ़कर आने के लिए। देखिए, पहला हमने पढ़ लिया आंतरिक जैव बल, हाँ पढ़ लिया। दूसरा क्या था? वातावरण का प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। क्या लिखा हुआ? वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। अगर बदलता हुआ वातावरण है, ये सिंपल कोई भी एनवायरमेंट है, क्या उसका प्रभाव हर एक जीव पर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। परिवर्तित वातावरण आ गया ना वर्ड। वातावरण में अगर परिवर्तन आएगा तो परिवर्तित वातावरण जीवों में नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। कि अगर आप किसी जीव का वातावरण बदल दोगे तो बदलने के बाद जो नया वातावरण जो होएगा वो उस जीव पर प्रभाव डालेगा और उस प्रभाव के अनुसार उस जीव में नई नई आवश्यकताओं की क्या होएगी? उत्पन्न होएंगी। नई नई आवश्यकताएं जागृत होंगी उस जीव में, नई नई संरचना बनाने की, नई नई स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकताएं उस जीव के अंदर क्या होंगी? उत्पन्न होंगी। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण जीव नई संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। लो जी, आ गया वर्ड। इन्हीं, यही जो परिवर्तन है, इन्हीं परिवर्तनों के कारण क्या हो रहा है? नई नई संरचनाएं बन रही हैं। डन। जिससे उनके स्वभाव और संरचना में क्या आ रहे हैं? परिवर्तन आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आप खुद सोचिए, सही बात नहीं है कि आप किसी जीव का वातावरण अगर बदलेंगे
तो वातावरण का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, और शरीर पर अगर पड़ेगा तो शरीर में बदलाव आएंगे, और वो शरीर में अगर बदलाव आएंगे तो वो बदलाव जो है वो नई नई संरचनाओं को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बिल्कुल, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ये वाला जो एग्जाम्पल था हमारा, ये वाला, कि भैया वातावरण जो है अगर बदलता है, अगर वातावरण परिवर्तित होता है, वातावरण में परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तित वातावरण किसी भी जीव के शरीर पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। देख, कोई भी वातावरण अगर बदलता है तो बदलता हुआ, परिवर्तित होता हुआ वातावरण जीव पर क्या डालेगा? अपना प्रभाव डालेगा, और उस प्रभाव के कारण उस जीव के शरीर में नई नई आवश्यकताएं आएंगी। क्या करने की? अलग अलग संरचना पैदा करने की। हमने इस एग्जाम्पल में देखा, हमने पक्षियों का वातावरण बदल दिया। हाँ सर, वायवीय से कैसा हो गए? जलीय हो गए। अब जब जलीय हुए, जल में आ गए, तो एक आवश्यकता पैदा हुई भाई, एक अंदर से नीड हुई, नीड, आवश्यकता पैदा हुई। क्या? कि पैर कैसे कर देने हैं? जाल के रूप में कर देने। इस तरीके से, इस तरीके से होते, ऐसे बतख के पैर आपने देखे है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? पाद जाल। तो ये पैदा हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। यानी ये वाला एग्जाम्पल क्या इस बिंदु को सही ठहरा रहा है? बिल्कुल सही ठहरा रहा है जनाब, बिल्कुल सही ठहरा रहा है। ठीक है, चलें आई, ये था हमारा दूसरा बिंदु। कौन सा बेटा? वातावरण के प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं। इसका उदाहरण याद रखना, जलीय पक्षियों में पाद जाल का बनना। इसका उदाहरण याद रख लीजिएगा, जिराफ की गर्दन का और अग्र पादों का आकार में बढ़ जाना। ठीक है, हो गए दोनों बिंदु, दोनों के एक एक एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, तीसरा है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। आइए लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग क्या मतलब है जनाब? लेमार्क ने बोला कि भैया वो अंग जो लगातार यूज में आ रहे हैं, लगातार उपयोग में आ रहे हैं, यूज का मतलब उपयोग में आ रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका विकास होगा, उनका विकास होता रहेगा। जैसे वही वाला एग्जांपल, जिराफ वाला। जिराफ जो था उसकी गर्दन लगातार यूज में आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें खाने की कोशिश कर रहा था, कौन? जिराफ। वो पेड़ों के ऊपर लगे हुए थे। अब जब खाना नहीं मिल रहा था तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या आया? बदलाव, गर्दन और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती गई। तो कहीं ना कहीं कौन सा अंग लगातार यूज में आ रहा था? गर्दन यूज में आ रही थी, उसका क्या हुआ? विकास हुआ। तो इस वाले बिंदु का उदाहरण वापस से जिराफ, जिराफ की गर्दन। ठीक है, तो जिराफ की गर्दन जो है वो लगातार यूज में आ रही थी। ऐसा अंग, शरीर का ऐसा भाग जो लगातार यूज में आएगा, वो क्या होता जाएगा? विकसित होता जाएगा। वो हमेशा क्या करेगा? विकास करेगा। वो अंग हमेशा क्या करेगा? क्या होएगा? विकसित होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो अंग जो उपयोग में नहीं आएंगे, उपयोग में नहीं आएंगे, उपयोग में नहीं आएंगे, वो या तो खत्म हो जाएंगे, या तो खत्म हो जाएंगे, या अवशेषी रह जाएंगे। उनका कोई यूज नहीं रहेगा। अब जरा सोचिए, इस बिंदु का उदाहरण आपके अंदर है कि नहीं? जरा सोचिए, हमने अवशेषी अंग पढ़े थे। हमारे अंदर कृमि रूपी परिशेषिका जो होती है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होती है, उसको हमारे अंदर यूज में नहीं लिया जा रहा था।
किसके अंदर यूज में लिया जाता है? वो जो चारा खाते हैं। क्यों? क्योंकि घास फूस में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज के पाचन से संबंध होता है किसका? आपकी कृमि रूपी परिशेषिका का। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि ऐसे अंग जो उपयोग में नहीं आएंगे वो सीधी सी बात है या तो खत्म हो जाएंगे। जैसे हमारे अंदर पूंछ खत्म नहीं हो गई। हाँ सर, पूंछ का उपयोग नहीं था, लेकिन जरा सोचिए गाय में, गधे में, घोड़े में, भैंस में, इनमें पूंछ हिलती है। हाँ, क्यों? क्योंकि जरा सोच, कोई मक्खी वक्खी आकर बैठेगी तो उसको हटाने के लिए अब पैर को उठाकर तो नहीं फेंक देगी ना, पैर को उठाकर ऐसे मक्खी को तो नहीं भगाएंगे ना, उस पूंछ से, अपनी पूंछ से हिलाकर उस मक्खी को या जो भी होएगा उसको हटा सकते हैं। हाँ, यानी पूंछ वहां पर काम कर रही है। हाँ, लेकिन हमारे अंदर पूंछ होती कहाँ है? होती है क्या? नहीं होती। तो ऐसा अंग जिसका उपयोग नहीं था वो खत्म हो गया। सिमिलरली एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं। सांप जो है बेटा, क्या सांपों में पैर होते हैं क्या? जरा सोचिए, सांपों में जो पैर जो होते हैं, पाद जो होते हैं, वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए हैं। क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जमीन पर रेंगते, पैरों की जरूरत नहीं थी, तो पैर क्या हो गए? विलुप्त हो गए। किसमें? सांपों में। डन। तो ये वाला बिंदु के उदाहरण भी समझ में आ गए कि वो अंग जो लगातार यूज में आएंगे वो विकास करते रहेंगे, है ना। जो यूज में नहीं आएंगे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे या अवशेषी रूप में रह जाएंगे। एग्जाम्पल दोनों के बता दिए हैं आपको। डन, क्लियर है। ये हो गए 3 बिंदु आपके किसके? लेमार्कवाद के। ठीक है। चौथा बिंदु जो था, जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। चौथा बिंदु लिखा हुआ है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और सिद्धांत का नाम क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। अब चौथा बिंदु जो है, ध्यान से सुनना, ये चौथा बिंदु पहले, दूसरे और तीसरे बिंदु से मिलकर बना है। सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा वापस से सुनो। क्या? चौथा बिंदु जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे बिंदु के समावेश से, मिलने से ये वाला बिंदु बना है। सर अभी भी समझ में नहीं आया? अब मैंने कहा ध्यान से सुन। पहला बिंदु बोलता है कि अगर, पहला बिंदु बोल रहा है हर जीव के अंदर क्या है? एक बल है, और वो बल के कारण अगली पीढ़ी में उसका आकार क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरा, अगर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा तो शरीर में नई नई संरचनाओं का निर्माण होगा। तीसरा, अंग जो उपयोग में आएंगे वो विकास करेंगे, जो नहीं आएंगे वो विलुप्त हो जाएंगे या अवशेषी रूप में रह जाएंगे। अब जरा सोचिए, क्या ये तीनों के तीनों बिंदुओं में चेंजेस आ रहे थे? परिवर्तन आ रहे थे? पहले बिंदु यही तो बोल रहा है अगली पीढ़ी आकार में बड़ी होगी, उसकी संरचना या उसका शरीर या उसके अंग आकार में बड़े होंगे। हाँ, यानी अगली पीढ़ी में कुछ लक्षण जा रहे हैं। सोच, दिमाग लगा। इस बिंदु से यही तो पता लगा भाई, इस बिंदु ये बिंदु ये बोल रहा है कि मेरे से जो अगली पीढ़ी आएगी वो मेरे से बड़ी होगी, उससे जो अगली आएगी वो बड़ी होगी, यानी परिवर्तन जा रहे। हाँ सर जा रहे। नेक्स्ट पीढ़ी में जा रहे हैं लक्षण। यस, जो परिवर्तित हुए हैं लक्षण वो अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। जो लक्षण मेरे अंदर बदल रहे हैं वो अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। यहां पर देख, इस बिंदु में भी तो यही है कि अगर आप वातावरण परिवर्तित होएगा तो शरीर में बदलाव आएगा, नई नई संरचनाएं बनेंगी, वो संरचनाएं अगली पीढ़ी में जाएंगी। ये बोल रहा है जो अंग जो लगातार यूज में आएंगे वो विकास करते रहेंगे, अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट पीढ़ी में, फिर नेक्स्ट पीढ़ी में और विकसित होते जाएंगे और विकसित होते जाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। यानी इन तीनों बिंदुओं में चेंज आ रहा था, लक्षणों में चेंज आ रहा है, आकार बढ़ रहा है, संरचनाएं नहीं आ रही हैं, जो अंग उपयोग में आ रहे हैं विकास कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं खत्म हो रहे हैं। क्या लक्षणों में बदलाव नहीं आ रहा? हाँ सर, ऐसे लक्षणों में जो बदलाव आ रहा है, ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण बोलते हैं। वो लक्षण जो हम बदल रहे हैं, ऐसे लक्षण जो हम जन्म के बाद पैदा करते हैं, उनको हम बोलते हैं उपार्जित लक्षण। और बाय बर्थ जन्मजात जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अर्जित लक्षण। अब जरा सोच, हमने नए लक्षण पैदा किए, हाँ, हमारे अंदर नई संरचनाएं बनी, हाँ, हमारे अंदर आकार बढ़ गया, हाँ,
हमारे अंदर जो अंग है विकसित हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, उपयोग में नहीं आ रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। हाँ, यानी हम अपने बॉडी में चेंज लेकर आ रहे हैं, अपने लक्षणों में बदलाव ला रहे हैं। हाँ, और ये लक्षण जो है अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। ये है चौथा बिंदु, दंडना दंडन। आइए लिख देते हैं साफ साफ। चौथा बिंदु था उपार्जित लक्षणों की उपयोग एवं अनुपयोग के द्वारा नए लक्षण आ रहे हैं। हो गए तीनों बिंदु, हो गए ना। अंगों के उपयोग अनुपयोग के कारण नए लक्षण आ रहे हैं। हाँ, वातावरण के प्रभाव के कारण नई आवश्यकताएं आ रही है। हाँ, आंतरिक जैव बलों के कारण कहीं ना कहीं लक्षणों में बदलाव आ रहा है। हाँ, अब इन तीनों चीजों की अगर लक्षणों में चेंज आ रहा है, इन तीनों चीजों से अगर कैरेक्टर्स में चेंज आ रहा है, तो ऐसे लक्षणों को हम क्या बोल रहे हैं? उपार्जित लक्षण। और ये लक्षण अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। जिराफ की गर्दन जो थी बड़ी हो रही थी, अगली पीढ़ी में गई। बतख जो थी उसके अंदर पाद जाल का निर्माण हुआ, अगली पीढ़ी में गया। अंग जिनका उपयोग हो रहा था, जिराफ की गर्दन का उपयोग हो रहा था, अगली पीढ़ी में जा रही है। हमारे अंदर या सांपों के अंदर पैरों का उपयोग नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अगली पीढ़ी में गए कि नहीं गए ये लक्षण? बिल्कुल गए। तो भाई साहब, ये वाला बिंदु, चौथा बिंदु, इन तीन बिंदुओं के मिलने से बना है कि नहीं बना? यस, ये जो तीन बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं के मिलाकर ये चौथा लक्षण, चौथा बिंदु बन रहा है। खत्म। लिखूं यहां पर, यह समझ में आ गया? आंतरिक जैव बल वातावरण का प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। ठीक है, क्या हो रहा है? ये तीनों बिंदु लक्षणों में, ये तीनों बिंदु जो है वो लक्षणों में बदलाव ला रहे। बताइए, क्या इन तीनों बिंदुओं से लक्षणों में चेंज नहीं आ रहा? आंतरिक जैव बल के कारण शरीर का आकार नहीं बढ़ रहा, परिवर्तन नहीं है। वातावरण के प्रभाव के कारण नई आवश्यकताएं पैदा हो रही हैं, नई संरचनाएं पैदा हो रही हैं, बदलाव नहीं आ रहा। अंगों के उपयोग से वो विकसित होते जा रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं उपयोग, वो खत्म होते जा रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहा। आ रहा है ना? तो लक्षणों में जो बदलाव ला रहे हैं ये तीन बिंदु, ऐसे लक्षण क्या कहला रहे हैं? उपार्जित लक्षण कहला रहे हैं। ऐसे लक्षण क्या कहला रहे हैं सर? उपार्जित लक्षण कहला रहे हैं। और ये उपार्जित लक्षण, मेंडल बोल रहे हैं, ये उपार्जित लक्षण जो है वो वंशागति दर्शा रहे हैं। वंशागति आप जानते ही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। ये लक्षणों में जो बदलाव आ रहे हैं ना, ये चेंज जो आ रहा है कैरेक्टर में, ये चेंज एक के बाद अगली पीढ़ी में जा रहा है। ये है चौथा बिंदु। बताइए जनाब, समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं, आराम से चीज क्लियर हो गई है, बिंदास चलें आगे। अब यहां तक तो सारी चीज समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कुछ आलोचना है। किसकी? मेंडल कह रहा हूं, लेमार्कवाद की आलोचना है। हेडिंग है लेमार्कवाद की आलोचना है। बिल्कुल तरीके से पढ़ा रहा हूं, और तरीके से ही आपने ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि तरीके से तो दे नहीं रखा आपकी एनसीईआरटी में, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको तरीके से पढ़ाऊं। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? लेमार्कवाद की आलोचना देख रहे हैं।
सो बेटा लेमार्क वाद के कितने बिंदु थे? 4 थे। 4 में से मेन तो 3 ही है ना, क्योंकि चौथा जो वो तो इन तीनों से ही तो मिलकर बना है भाई। लेमार्कवाद के टोटल कितने बिंदु हैं सर? 4 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा वाला जो है वो इन तीनों से ही मिलकर ही तो बना हुआ है। चौथा वाला जो है इन तीनों से ही तो मिलकर बना हुआ है, यानी मेन तो ये 3 है ना। अब प्रत्येक बिंदु की आलोचना हम देखने वाले। आइएगा, सबसे पहला बिंदु था आंतरिक जैव बल वाला, था ना? ध्यान से सुनना। पहला बिंदु था आंतरिक जैव बल। हाँ सर, आंतरिक जैव बल, ये पहला बिंदु था। हाँ सर, ये जो पहला बिंदु जो था इसकी हम क्या देख रहे हैं? आलोचना देख रहे हैं, क्रिटिसिज्म देख रहे हैं। आलोचना को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म। ठीक है। अब पहली आलोचना इस बिंदु की एग्जाम्पल के साथ दूसरे वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया आपका पहला बिंदु हर एग्जाम्पल के लिए सही नहीं है लेमार्क बाबू। समझना, आलोचना का मतलब क्या है कि भाई लेमार्क ने पहला बिंदु दे दिया और सोचा कि भैया हर एक जीव के अंदर ये लागू होगा, पहला बिंदु आंतरिक जैव बल। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जिसमें ये लागू नहीं हो रहा था, तो उस हिसाब से ये पहला बिंदु 100% करेक्ट नहीं होगा, है ना? तो कौन सा एग्जाम्पल है देखिएगा। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब इस बिंदु का एग्जाम्पल जो है वो है, ध्यान से सुनना। आप सभी ने एंजियोस्पर्म नाम सुना है? हाँ सर, आवृत बीजी बोलते हैं। हाँ सर, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है। आपने वृक्ष नाम सुना है? जी जनाब, ट्रीज, है ना, बड़े बड़े होते हैं। हाँ जी। आपने घास भी सुना है? ग्रासेस। ठीक है। आपको पता है इन दोनों में से पहले कौन आए थे? वृक्ष पहले आए थे कि घास पहले आई थी? सर पहले आए थे वृक्ष। प्रथम मतलब इन दोनों की तुलना करेंगे तो इन दोनों में पहले ये उत्पन्न हुए थे, पहले ये उत्पन्न हुए थे, बाद में ये हुए थे। जी हां, वृक्षों के बाद आई है घासेस कह रहा हूं, ग्रासेस। पहले वृक्ष आए थे, बाद में घास पैदा हुई है इस पृथ्वी पर, उत्पत्ति जो हुई है। पहले द्विबीजपत्री आए थे, बाद में एक बीजपत्री आए। घास कौन है? एक बीजपत्री, बाद में आए। अब जरा सोच, अगर ये पहले आए हैं, ये बाद में आए हैं, तो लेमार्क का पहला बिंदु तो यही बोल रहा था कि भैया पीढ़ी दर पीढ़ी एक बल मिल रहा है जो अंदर मिल रहा है शरीर के अंदर, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे नए नए जीव आएंगे उनका आकार, उनके आकार की या उनके अंगों की क्या होगी? वृद्धि होगी ना। प्रभु जरा देखना कि आपको आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? एक वृक्ष की तुलना घास से करूं तो आकार बढ़ रहा है कि उल्टा हो रहा है, छोटा हो रहा है? छोटा हो रहा है ना। तो भाई साहब ये वाला उदाहरण जो था ये एक तरह की इस पहले बिंदु को गलत ठहरा रहा है। ठहरा रहा है कि नहीं ठहरा? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ये वाला जो बिंदु जो है, ये वाला जो एग्जाम्पल जो है, इसने इस पहले बिंदु को गलत ठहरा दिया। ये पहली आलोचना है पहले बिंदु की। ये जो पहला बिंदु था लेमार्क का, उस पहले बिंदु का जिराफ की गर्दन जो है वो उदाहरण उस बिंदु को सही ठहरा रहा है, लेकिन ये वाला उदाहरण जो है इस बिंदु को गलत ठहरा रहा है। इट मींस पहला बिंदु जो है वो सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि सभी जीवों पर लागू नहीं होगा। डन। चलिए आइए, दूसरा बिंदु क्या था भैया? दूसरा था वातावरण का प्रभाव और नई आवश्यकता, है ना? वातावरण का प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं। ठीक है, यही था ना? हाँ सर, ये दूसरा बिंदु था। जी जनाब, ये हमारा
दूसरा बिंदु था। अब इस दूसरे बिंदु का उदाहरण हमने क्या देखा था सर? जलीय पक्षियों में पाद जाल पैदा हो गए थे। हाँ सर, जिसको पाद जाल देखने, गूगल पर जस्ट डालिएगा वेब्ड टोज, जो मैंने यहां पर इंग्लिश में लिखा है ना, यहां पर वेब्ड टोज, कहां लिख दिया? ये पाद जाल, वेब्ड, WEBBED, वेब्ड टोज, ये बस डालना गूगल पर, आपको चित्र दिख जाएगा, आप फील कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो दूसरा बिंदु था, दूसरा बिंदु जो था, इसका एग्जाम्पल जो था वो बतख यानी जलीय जीवों में पाद जाल क्या हुए थे? विकसित हुए थे। ठीक है, अब इधर देखना, आप मुझे बताएंगे, सोच के मुझे बताना, ये बिंदु यही बोल रहा है ना कि अगर आप वातावरण में बदलाव करते हो, वातावरण में बदलाव करते हो, तो शरीर के अंदर आवश्यकता पैदा होती है नई संरचना बनाने की, है ना? यही है ना? मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमें मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, हमें अगर सिर्फ पक्षियों के साथ रख दिया जाए, सिर्फ पक्षियों के साथ रख दिया जाए, तो हमारे पंख निकल आएंगे। सोचो, क्या हमारे पंख निकल आएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो, हमें किसके साथ रख दिया? पक्षियों के साथ रख दिया, एक ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ पक्षी पक्षी हैं, मुझे वहां पर छोड़ दिया, सालों दर सालों, जन्म से लेकर मृत्यु तक मुझे पक्षियों के पास छोड़ दिया है। क्या पक्षियों को देखकर क्या मेरे ये हाथ पंखों में बदल जाएंगे? मेरे अंदर पंख निकल आएंगे, मैं भी उड़ने लग जाऊंगा? नहीं ना, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ सर पड़ा, आपने परिवर्तन ला दिया वातावरण में। हाँ, नॉर्मली जो हम रहते हैं उसकी जगह हमें कहां पर छोड़ दिया? ऐसी जगह जहां पर पक्षी रहते हैं वहां पर छोड़ दिया, पेड़ों पर छोड़ दिया मेरे को, पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, मेरे को छोड़ दिया है, वातावरण में प्रभाव ला दिया मेरे अंदर। हाँ, अब क्या वो परिवर्तित वातावरण से मेरे अंदर नई आवश्यकता पैदा होनी चाहिए? क्या मेरे अंदर पंख पैदा हो जाने चाहिए? हो जाएंगे क्या मेरे अंदर पंख? अरे लॉजिकली सोचिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा वातावरण अगर आप बदल दोगे तो हर बदलते वातावरण से नई संरचना पैदा हो जाए। जरूरी है क्या कि वातावरण में बदलाव कर दो नई संरचनाएं पैदा हो जाएंगी, वातावरण में बदलाव कर दो नई संरचनाएं पैदा हो जाएगी? जरूरी है क्या? नहीं, हर एग्जाम्पल में, हर उदाहरण में, हर जीव में ये नहीं होता। तो सर फिर उनमें कैसे हो गया था? अभी उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, समझ में आया? तो जरूरी नहीं है हर जीव के वातावरण में बदलाव लाओगे तो उसके अंदर नई आवश्यकताएं, नई संरचनाएं पैदा हो जाएं। आपको पता है चाइना में औरतें जो होती हैं वो लोहे के, याद रखना, चाइना में और सॉरी जापान में औरतें जो हैं वो अपने पैरों के आकार को छोटा करने के लिए, उनके पंजे जो है ना बड़े होते हैं, पता है आपको? हमारे जो पैर जो होते हैं ना, उनके पैर जो होते हैं, उनके पंजे हैं बड़े होते हैं, बड़े बड़े पैरों के। तो उनको छोटा करने के लिए पता है वो क्या करती हैं? वो लोहे के जूते पहनते हैं, लोहे के जूते, ये सोचकर कि उनके पैरों का आकार, पंजे जो है छोटे हो जाएंगे। नहीं हुए। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों तक किया गया, कोई बदलाव नहीं आया उनके पैरों में। एक बुक में मैंने देखा था, ये एग्जाम्पल भी यहां पर दे रखा था, इसी बिंदु में दे रखा अपवाद के रूप में, लेकिन यहां नहीं लिखवा रहा, जरूरी नहीं है ना? तो ये जो दूसरा बिंदु था, इसके कई सारे अपवाद होते हैं दोस्त। डन। आइए, तीसरा बिंदु था अंगों का उपयोग, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग।
ये हमारा तीसरा बिंदु था। ठीक है जी, ये हमारा कौन सा बिंदु है? तीसरा बिंदु। अब इधर देखिएगा, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, ये जो हमारा तीसरा बिंदु था, इसमें क्या बोला गया? सर ये वाला बिंदु तो ज्यादातर सही मिलता है कि जो अंग काम करेंगे वो विकसित हो जाएंगे, जो नहीं काम करेंगे वो खत्म हो जाएंगे। सर ये वाला तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा यार ज्यादातर एग्जाम्पल इस बिंदु के सही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, आप मुझे बताइए, एक रीडर है, जस्ट एक एग्जाम्पल, रीडर, रीडर का मतलब जो रीड करता है, पढ़ता लिखता है। ठीक है, पढ़ाकू टाइप का, पढ़ाकू नहीं लिख रहा, जस्ट रीडर लिख रहा हूं, जो रीड करता है, बुक्स पढ़ता है। मान लो तुम में से कोई एक है जो रीडर है ना, पूरा दिन बस किताबें पढ़ता रहता है, नोवेल पढ़ता रहता है, कई कई तरह की किताबें पढ़ता रहता है, कहानियां पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, साइंस की जर्नल पढ़ता है, हिस्ट्री की बुक पढ़ता है, कई सारी बुक्स पढ़ता रहता है। यानी 24 घंटे में से मान लो एक व्यक्ति है जो लगभग 14 से 15 घंटे बस बुक के सामने आंखें गड़ाए रखा पड़ा है। ठीक है, अब जरा सोचिए, क्या उस रीडर की आंखें जो हैं, क्या वो आंखें जो एक अंग है, क्या वो अंग लगातार यूज में आ रहा है? हाँ सर, लगातार यूज में आ रहा है, लगातार उपयोग नहीं हो रहा उसकी आंखों का। भैया क्या वो अपनी आंखों का लगातार यूज नहीं ले रहा? हाँ सर। भाई तुम मुझे बताओ, क्या तुम 15-15 घंटे एक बुक को पढ़ते हो क्या? सर एग्जाम टाइम में तो पढ़ते हैं, नॉर्मली पढ़ते हो क्या? मैं एक रीडर की बात कर रहा हूं, रीडर है ना। अब एक रीडर है जो बुक पढ़ रहा है लगातार, रीडर समझ में आ गया ना, जो बुक पढ़ रहा है। कहीं पूछे रीडर क्या होता है? जो बुक पढ़ेगा। ठीक है, एक रीडर जो बुक पढ़ेगा वो लगातार अपने इस अंग को, अपनी आंखों को यूज में नहीं ले रहा सर। उस हिसाब से, इस बिंदु के हिसाब से उसकी आंखों में विकास होना चाहिए, है ना? उसकी आंखों का विकास होना चाहिए, उसकी आंखों का आकार भी बढ़ जाना चाहिए, और साथ साथ उसकी जो आई साइट जो होती है, बोलते हैं ना आई साइट, डेवलप होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा ज्यादातर ऐसे लोग जो रीडर होते हैं, ज्यादा पढ़ पढ़ के उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है और आंखों पे चश्मा भी लग जाता है। आई साइट उनकी बढ़ जाती है क्या? जरा सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चश्मा लगा हुआ है 2 नंबर का, सुना होगा ना 2 नंबर का चश्मा है? क्या वो बुक पढ़ के उसके चश्मा जो उतर जाता है क्या? उसकी आई साइट बढ़ जाती है क्या? आंखों की रोशनी या आई साइट बोल देता हूं मैं, बढ़ जाती है क्या? बढ़ जाती है क्या? नहीं जनाब, कम हो जाती है, चश्मे लग जाते हैं। आंखों का पावर जो है वो बढ़ जाती है? नहीं। तो जरा सोचिए, ये तो यही बोल रहा है। चलो और भाई आप मुझे बताओ, हमारा जो हृदय जो है, हृदय एकमात्र हमारे अंदर एक ऐसा अंग है जो लगातार काम कर रहा है। जब तुम पैदा हुए थे, जब हम सब मरेंगे, तब तक एक ऐसा अंग जो लगातार काम कर रहा है, नहीं, लगातार यूज में आ रहा है, लगातार काम कर रहा है। तो उस हिसाब से हृदय विकसित हो जाना चाहिए, हृदय का आकार बढ़ जाना चाहिए, है? क्या हृदय का आकार बढ़ जाता है? हृदय आकार में बढ़ जाता है जी? क्या हृदय का आकार बढ़ जाता है? हृदय की मांसपेशियां और अच्छी हो जाती है? नहीं भाई, वैसी ही रहती है। तो जरा सोचिए, क्या ये उदाहरण इस बिंदु की आलोचनाएं हैं? बिल्कुल है। तो दोस्त याद रखना, जरूरी नहीं है हर एग्जाम्पल लेमार्कवाद के बिंदु को सही ठहराएगा। कुछ एग्जाम्पल लेमार्कवाद के बिंदुओं को सही नहीं ठहराते हैं, उनकी आलोचनाओं के रूप में साबित हुए हैं। डन। अब जरा सोचिए, ना ये बिंदु पूर्ण रूप से सही है, ना ये बिंदु पूर्ण रूप से 100% सभी जीवों के लिए सही है, ना ये बिंदु पूर्ण रूप से 100% सभी जीवों के लिए सही है। जब ये वाला
ये तीनों बिंदु जब पूर्ण रूप से हर जीव के लिए सही नहीं है, तो चौथा बिंदु जो था वो इन्हीं तीन बिंदुओं से तो बना हुआ था, तो चौथा बिंदु ऑटोमेटिकली सही नहीं होगा। तो ये जो लेमार्कवाद है, ये पूर्ण रूप से ये जो सिद्धांत जो था, क्या ये हर जीव पर लागू होगा? नहीं जनाब, नहीं होगा। डन, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं थी। ये था बेटा लेमार्कवाद और ये थी लेमार्कवाद की आलोचनाएं। अब प्रश्न आ रहा है कि सर आपने बोला इस वाले उदाहरण में, जैसे जिराफ वाले उदाहरण की हम बात करते हैं, सर आपने बोला जिराफ की गर्दन बढ़ती जा रही थी, ये तो इस बिंदु को सही ठहरा रहा है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो थे, जो वृक्ष थे, वृक्ष से जब घासों का निर्माण हुआ तो आकार छोटा होता जा रहा है, ऐसा क्या हो गया सर? आपने कहा कि सर कहीं ना कहीं जलीय पक्षी जो थे, जब उनका वातावरण बदला तो उनके अंदर पाद जाल पैदा हो गए, लेकिन हम अगर जलीय हो जाएंगे तो हमारे अंदर भी पाद जाल आ जाएंगे। क्या जरूरी है? क्या हमारे अंदर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा तो जरूरी है हमेशा परिवर्तन आएगा ही आएगा, नई संरचना बनेगी ही बनेगी? तो इस चीज को बताने के लिए आखिर ये परिवर्तन आ कहां से रहे, ये जो लक्षण जो लेमार्क ने बोला, जो क्या कहला रहे हैं? उपार्जित लक्षण कहला रहे हैं। जो लेमार्क ने बोला हमेशा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएंगे। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, सीधा अगर मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है ना, मेरे शरीर में अगर कोई बदलाव आ रहा है पैदा होने के बाद में, तो ऐसे बदलावों को, ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षण। और लेमार्क बोल रहे हैं 100% ये लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे। डन? यानी अगर मेरी नीली आंखें हैं तो अगली पीढ़ी जो मेरे से पैदा होगी उसकी भी आंखें नीली होंगी। डन? समझ में आ गया? मैं पैदा हुआ था, ध्यान से सुन, मैं पैदा हुआ था, मेरे बाल भरपूर थे, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे टकला होता जा रहा हूं, मेरे बाल कम होते जा रहे हैं। इट मीन्स मेरे से जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी टकली होगी, यानी उसके अंदर भी गंजापन होगा। ठीक है? क्या मेरे अंदर लक्षणों में बदलाव नहीं आया? सोच, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं तुमसे पूछता हूं, उपार्जित लक्षण का मतलब क्या था? ऐसे लक्षण जो हम जन्म के बाद में पैदा कर रहे हैं। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे भरपूर घने बाल थे, हाँ, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा हुआ मेरे बाल कम होते जा रहे हैं, यानी मेरे अंदर कहीं लक्षणों में बदलाव नहीं आ रहा है ना? ऐसे लक्षणों को मैंने क्या बोला? उपार्जित लक्षण। ऐसे लक्षण जो बदलाव के कारण पैदा हो रहे हैं। ठीक है? अब लेमार्क बोल रहा है कि डेफिनेटली ये लक्षण क्या करेंगे? वंशागति दर्शाएंगे, यानी 100% मेरे से जो अगली पीढ़ी जो होएगी वो भी गंजेपन का शिकार होएगी। क्या ये सही है? बेटा मेरे पापा जो है ना, उनके अंदर नहीं है गंजापन, लेकिन मेरे अंदर तो है। मेरे पापा के पापा जो थे उनके अंदर गंजापन था, लेकिन मेरे पापा में तो नहीं है। सोच, मेरे दादा में गंजापन था, मेरे पापा में नहीं है। मेरे पापा में नहीं है, मेरे अंदर है। क्या मेरे दादा से मेरे पापा में लक्षण गए? बदलाव वाले उपार्जित लक्षण नहीं। क्या मेरे पापा से मेरे अंदर वो लक्षण गए? उनके अंदर तो गंजापन नहीं है। क्या मेरे अंदर आया वो लक्षण? नहीं, मेरे अंदर तो गंजापन आ गया। तो समझने वाली बात जो थी वो ये कि जरूरी नहीं है हर पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में अगर आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो अगली पीढ़ी में जाएगा ही जाएगा। हो सकता है चला जाए, हो सकता है ना जाए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? आपको कैसे पता लगेगा जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको बताया किसने? वीजमान ने। आइएगा, अब हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आखिर कैसे पता लगेगा कौन सा लक्षण अगली पीढ़ी में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, कौन से लक्षण जिनमें बदलाव आया उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। एक वैज्ञानिक जिसका नाम है वीजमान, कौन है? बीजमान नहीं, वीजमान। कहीं बीजमान मत कर देना, हाँ ठीक है? कई लोग इसको शक्तिमान भी कर देते हैं। ठीक है, आइए। तो वीजमान, इसको कई सारी बुक में, हिंदी की बुक में वीजमेन भी कर रखा है।
वीजमैन ही कर देता हूं क्योंकि ज्यादातर बुक में वीजमैन ही था। वीजमैन, इंग्लिश में वीज मान बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में वीजमान ही बोलते हैं, हिंदी में वीजमैन बोल रहे हैं। चलो जनाब आगे। इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने? वीजमान ने। ठीक है, उस सिद्धांत का नाम याद रखना, जनन द्रव्य की निरंतरता। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। सर अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, इसके काम को सुनिएगा, बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने। देखिए, ये तो इनके सिद्धांत का नाम था जो आपने बिल्कुल 101% याद रखना है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो बिल्कुल 100% आपको याद रखना। अब बात आ रही है इन्होंने किया क्या था। बहुत बहुत तगड़े इंसान थे भाई साहब ये। पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक चूहा लिया, ठीक है, और उस चूहे की पूंछ काटी। क्या काटी? पूंछ जो थी वो काट दी। ओके सर। अब जरा सोच, चूहे की अगर पूंछ काट दी तो क्या तुम चूहे में बदलाव लेकर आ गए? हाँ सर। लाए कि नहीं लाए? हाँ सर। अब जरा सोचिए, वीजमान ने यही सोचा। वीजमान ने बोला कि लेमार्क भाई जो है, लेमार्क भाई ने बोला है कि अगर तुम बदलाव लाओगे तो अगली पीढ़ी में वो बदलाव जाएंगे। यही तो था। अगर तुम चेंज लेकर आओगे तो वो चेंज अगली पीढ़ी में जाएंगे। यही तो था लेमार्क का ये वाला बिंदु। क्या लेमार्क का ये वाला बिंदु यही तो बता रहा है कि भैया अगर तुम चेंज लेकर आते हो, तुम बदलाव लेकर आते हो शरीर के अंदर, तो वो बदलाव, वो चेंजेस, वो लक्षणों में चेंज जो है वो अगली पीढ़ी में जाएगा। वीजमान ने बोला ठीक है, कल के देख लेते भैया। उन्होंने चूहे की क्या कर दी? पूंछ काट दी। बदलाव आ गया? हाँ सर। बदलाव आ गया? हाँ सर। तो डेफिनेटली अगली पीढ़ी में जो अगला पीढ़ी का जो चूहा होगा उसके अंदर या तो पूंछ नहीं होगी या छोटी होगी, है ना? यही ना, बदलाव आ गया, पूंछ काट दी। तो अगली पीढ़ी में भी कैसा चूहा पैदा होना चाहिए था? कटी पूंछ का या बहुत छोटी पूंछ का होना चाहिए था। लेकिन नहीं जनाब, अगली पीढ़ी में जो चूहा पैदा हुआ उसके अंदर भरपूर पूंछ थी। वीजमान बोले यार कुछ गड़बड़ी हो सकती है, चलो एक काम करते, फिर से काटते हैं। फिर से उन्होंने चूहे की पूंछ काटी, फिर से काटी, फिर काटी। ये सोचा कि चलो इस बार सही काटी है, देखते अगली पीढ़ी में क्या होता है। फिर वापस से अगली पीढ़ी में जो चूहे पैदा हुए उनमें पूंछ थी। ऐसे करते 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 बेटा वीजमान ने 22 पीढ़ियों तक 22 पीढ़ियों तक 22 जनरेशन तक चूहे को नहीं छोड़ा। 22 पीढ़ियों तक, 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटते रहे वो, ये सोचकर कि हो सकता है अगली पीढ़ी में जो चूहे पैदा होंगे उनकी पूंछ या तो होगी नहीं या बहुत छोटी होगी। लेकिन प्रभु उनको कोई सी भी ऐसी पीढ़ी नहीं मिली जिसमें कटी पूंछ वाले या बहुत छोटी पूंछ वाले चूहे पैदा हों। इट मीन्स, इससे क्या पता लगा? इससे यह पता लगा कि जरूरी नहीं है कि अगर लक्षणों में बदलाव लाया जाए या आ जाए तो वो अगली पीढ़ी में जाएगा ही जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद वीजमान ने जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, करने के बाद फिर उन्होंने इस सिद्धांत में पता है क्या बताया? ध्यान से सुनना। वीजमान ने बोला कि भैया प्रत्येक जीव में, अब मैं उस सिद्धांत के बारे में लिख रहा हूं। ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को यहां पर लिख रहा हूं। जनन द्रव्य की निरंतरता का जो सिद्धांत है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। जनन द्रव्य की निरंतरता का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया? ध्यान से सुनना।
ये जो सिद्धांत जो था, इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, ये तो चलो उन्होंने काम कर लिया, अब काम करने के बाद वो कुछ रिजल्ट भी तो देंगे ना। उन्होंने काम किया, 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटते रहे ये होप में कि भैया अगली पीढ़ी जो आएगी उसमें पूंछ का आकार छोटा होगा या छोटी पूंछ होगी या होएगी नहीं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उन्होंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके बाद उन्होंने ये सिद्धांत दिया। अब सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में 2 प्रकार की कोशिका होती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, इस पृथ्वी पर सभी जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी सर? एक होती है जनन कोशिका, जिसका संबंध जनन से होता है, जैसे शुक्राणु अंडाणु। सोचो, शुक्राणु अंडाणु जो है, क्या वो जनन कोशिका है? हाँ सर। एक होती है कायिक कोशिका, जिनका जनन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे मेरी आंखों की कोशिका, मेरी त्वचा की कोशिका। क्या इससे जनन होएगा? आंखों की कोशिका से जनन होएगा? नहीं। जिनका कार्य वृद्धि से संबंधित है कायिक कोशिका, जिनका कार्य जनन से संबंधित है जनन कोशिका। ठीक है। अब जनन कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य मिलेगा, जीव द्रव्य आई होप भूले नहीं होंगे आप। जनन कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसे बोला जाता है जनन द्रव्य, और कायिक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको बोला जाता है कायिक द्रव्य। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये मेरी त्वचा की कोशिका है। सुनना, ये मेरी त्वचा की कोशिका है। त्वचा की कोशिका, ये मेरी त्वचा की कोशिका है। ये मेरी त्वचा की कोशिका जो है, ये कौन सी कोशिका है? कायिक कोशिका है कि जनन कोशिका? और वैसी बात, कायिक कोशिका है ना। इस कायिक कोशिका में ये जो मेरी त्वचा की कोशिका है, इसके अंदर कितने गुणसूत्र हैं सर? 46 हैं। यस, 46 है अंदर। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है। ठीक है। अब मान लेते हैं जनन कोशिका की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं शुक्राणु है। ये आपने मानव जनन चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो जरा सोचिए, आपको याद आ रहा है जर्म कोशिका? जर्म कोशिका याद आ रही है? वो जर्म कोशिका जिन्होंने शुक्राणु बनाया था। स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया, याद आ रहे हैं ये वर्ड या भूल गए हैं? याद आ रहे हैं? शुक्राणु प्रसू, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, याद आ रहे हैं? शुक्राणु कोशिकाएं याद आ रही हैं? हाँ सर। जर्म कोशिका, अरे शुक्राणु मात्र कोशिका, अंडाणु मात्र कोशिकाएं याद आ रही हैं? अरे ये शुक्राणु बोल दूं, और ये शुक्राणु किससे बन रहे थे? शुक्राणु मात्र कोशिका से बन रहे थे। ये कौन है जिसमें 46 गुणसूत्र थे? द्विगुणित थी। कौन? शुक्राणु मात्र कोशिका। डन। ओके, ये कोशिका जर्म कोशिका बोल देता हूं इसको, जर्म कोशिका थी। कोई तकलीफ? चलो, अब यही कोशिका आगे चलकर शुक्राणु बनाई थी, जिसके अंदर 23 गुणसूत्र थे। ठीक। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका जो आगे चलकर शुक्राणु बनानी है, ये भी तो जनन से ही तो संबंधित है, तभी तो ये शुक्राणु बना रही है ना प्रभु। इसका जीव द्रव्य भी क्या कहलाएगा? जनन द्रव्य। शुक्राणु का जीव द्रव्य भी क्या कहलाएगा? यानी कुल मिलाकर वो कोशिका जो जनन से संबंधित होंगी, जनन कोशिका। जिनका जनन से कोई लेना देना नहीं है, कायिक कोशिका। डन। अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैं इन कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है, 46 गुणसूत्र इसके या 23 गुणसूत्र इसके हैं, मान लो इन कोशिकाओं में मैं अगर परिवर्तन लाऊं, और इन कोशिकाओं में अगर मैं परिवर्तन लाऊं, तो आपके हिसाब से अगली पीढ़ी में जो परिवर्तन आएंगे लक्षणों में, वो कौन सी कोशिका में लेकर आऊं जिससे नेक्स्ट जनरेशन में भी चेंज आए? सोचिए, दिमाग लगाइए। कौन सा इन दोनों में से कौन सा द्रव्य है जो निरंतर रूप से अगली पीढ़ी में जाता है? सोचिए, कौन सा द्रव्य है जो निरंतरता के साथ कंटिन्यूअसली निरंतरता के साथ अगली पीढ़ी में जा रहा है? जनन द्रव्य जाता है कि कायिक द्रव्य जाता है?
सोच, मेरी कायिक कोशिका अगली पीढ़ी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मेरी त्वचा, आंखों की कोशिका अगली पीढ़ी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जनन कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल है? जनन कोशिकाएं है ना। तो भाई साहब, तुम अगर इनमें बदलाव करोगे तो क्या वो बदलाव अगली पीढ़ी में जाएंगे? नहीं। लेकिन तुम इन कोशिकाओं के अंदर अगर बदलाव करोगे तो वो 100% अगली पीढ़ी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस, जाएंगे। तो कौन सा द्रव्य अगली पीढ़ी में जा रहा है? जनन द्रव्य जा रहा है। जनन द्रव्य निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली अगली पीढ़ी में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो अगर तुम्हें कोई लक्षण में चेंज लाना है प्रभु, तो तुम उसके जनन द्रव्य में लाओगे, तो ही अगली पीढ़ी में वो वंशागति दर्शाएगा। समझ में आया? तो वो जो 22 पीढ़ियों तक जो परिवर्तन लाया जा रहा था, सोचो क्या वो 22 पीढ़ियों तक परिवर्तन, दिमाग लगाओ, कौन सी कोशिकाओं में लाया जा रहा था? जनन कोशिकाओं में कि कायिक कोशिकाओं में? सर, कायिक कोशिकाओं में चेंज आ रहा था, जनन कोशिकाओं में चेंज नहीं आ रहा था। अगर आ जाता ये पूंछ कटने से अगर प्रभाव शुक्राणु या अंडाणु पर पड़ता, तो डेफिनेटली अगली पीढ़ी में क्या आता? चेंज आता। ये पूंछ काटने से ये बदलाव अगर जनन द्रव्य में पड़ता, तो डेफिनेटली अगली पीढ़ी में क्या आता? चेंज आता। ये बताया किसने? वीजमैन ने। बोलिए, समझ में आया? मजा आया? क्लियर है? ये चीज याद रखनी है। ये था बेटा जी वीजमान का काम। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, लेमार्कवाद जो है इसको कई सारे वैज्ञानिकों ने ठुकरा दिया। तो इसके बाद में क्या आया? नव लेमार्कवाद आया। क्या आया बाद में? नव लेमार्कवाद आया। न्यू लेमार्किज्म प्रस्तुत किया गया। अब ये लेमार्क ने नहीं किया, ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रस्तुत किया कि भैया इस नव लेमार्कवाद में क्या बोला गया कि अगर वे उपार्जित लक्षण जो जनन द्रव्य में परिवर्तन से पैदा होते हैं, तो ही वो अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाएंगे। क्या 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 सर? वे उपार्जित लक्षण जो जनन द्रव्य में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, केवल वे ही वंशागति दर्शाएंगे। केवल वे ही वंशागति दर्शाएंगे। बताइए प्रभु, क्या लाइन समझ में आई? लेमार्क ने बोला कि भैया कोई भी लक्षण हो, कोई भी बदलाव अगर किसी जीव में आ गया, वो डेफिनेटली अगली पीढ़ी में जाएगा। नहीं, वो बदलाव जो पर्टिकुलरली कौन सी कोशिका के द्रव्य में आएगा? जनन कोशिका के द्रव्य यानी जनन द्रव्य में आएगा, तो ही वो अगली पीढ़ी में जाएगा। अगर कोई बदलाव कायिक कोशिका में आता है तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल कि मान लेते हैं कोई एक मनुष्य है जिसके ऊपर एक्सरे किरणें पड़ी और एक्सरे किरणें पड़ने से उसके अंदर कैंसर हो गया त्वचा का। क्या बदलाव आया? हाँ आया ना। क्या वो बदलाव अगली पीढ़ी में जाएगा? अगली पीढ़ी में भी त्वचा का कैंसर होएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बदलाव कहां पर आया था? सर, त्वचा की कोशिका में, ना कि शुक्राणु की कोशिका में। हाँ, अगर शुक्राणु कोशिका या जनन से संबंधित कोशिका में बदलाव आता है, डेफिनेटली वो कहां जाएगा? अगली पीढ़ी में जाएगा। जनन द्रव्य में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, जैसे लक्षण पैदा होते हैं नए, तो वो वंशागति दिखाएंगे। ये था
नव लेमार्कवाद। नव का मतलब ही क्या है, नए रूप से लेमार्कवाद को दिया गया था। ठीक है, ये नव लेमार्कवाद, ये जो शब्द जो है ना, ये शब्द नव लेमार्क, नियो लेमार्किज्म, ये शब्द जो है ये एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था पकड़ नहीं, पैकर्ड, PAKARD। ये एक वैज्ञानिक था पैकर्ड जिसने ये वर्ड दिया था। और इस नव लेमार्कवाद में कई सारे वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड किया गया था। जैसे आपके वीजमान के एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड किया गया, ऐसे ही आपका एक वैज्ञानिक था समनर, उसके एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड किया गया। ऐसे एक मैकडुगल एक वैज्ञानिक थे, उनके एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड किया गया। तो कई सारे वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट को नव लेमार्कवाद में इंक्लूड किया गया था। ये था बेटा जी आपका पूरा का पूरा लेमार्कवाद, और उसके बाद छोटा सा नव लेमार्कवाद। डन। ये खत्म हुआ है हमारे कार्बनिक विकास के सिद्धांत में पहला। क्या बोले थे, 2 पढ़ने ना, पहला हो गया। अब दूसरा जो है दोस्त वो है, आपने ये पूरे के पूरे चारों मेरे ख्याल से पढ़ लिए होंगे, बाकी आप ये वापस से आज पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ये हमारे अंकल, कौन, चार्ल्स डार्विन। कौन है ये, डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम क्या था, पहले लिख देता हूं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। याद आ रहा है, ऐसा कुछ 10वीं कक्षा में पढ़ा था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या जिसको हम डार्विन वाद भी बोलते हैं। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या दूसरा नाम डार्विनिज्म। जैसे लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया, क्या नाम था, लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, वो सिद्धांत लेमार्क ने दिया। तो उसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या था, लेमार्कवाद था ना। ऐसे डार्विन ने जो सिद्धांत दिया, उसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, डार्विनवाद, डार्विनिज्म। डन। तो अब ये थोड़ी बहुत चीजें हम डार्विन से भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके इस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, लेकिन किंतु परंतु कब, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा डार्विनिज्म पढ़ेंगे और इनकी भी आलोचनाएं देखेंगे। ठीक है, चलिए आज बेटा इतना ही रखेंगे। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, अभिसारी विकास को निम्न लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा। 4 ऑप्शन है। अभिसारी विकास, कन्वर्जेंस, समीपस्थ संबंधित समूह में असमान लक्षणों का विकास, विभिन्न पूर्वजों से संबंधित समूह में समान लक्षणों का विकास, अव्यवस्थित प्रजनन द्वारा लक्षणों का विकास, विभिन्न समूह में सामान्य लक्षणों का प्रतिस्थापन। करिए जल्दी से। अगला प्रश्न, डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण थी किस चीज का, औद्योगिक मेलनीकरण का, संयोजी कड़ी का, अनुकूली विकिरण का, अभिसारी जैव विकास का। डार्विन की जो फिंच जो थी वो किसका उदाहरण थी इन 4 एग्जाम्पल में से, 4 ऑप्शन में से, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, इन 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। डार्विन की फिंच जो है, चलो जी समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं बेटा यहां पर पहला, अभिसारी विकास। भाई साहब सिंपल सी चीजों को याद रखना,
ये डाइवर्जेंस कहलाता है, अपसारी विकास। बताया था ना आपको, ये क्या कहलाता है, अभिसारी विकास। अब याद कर, ये अपसारी विकास है, ये अभिसारी विकास है। अपसारी का मतलब जिनकी उत्पत्ति समान होएगी, अभिसारी का मतलब जिनकी उत्पत्ति समान नहीं। ये समजात अंग को दर्शाएंगे, ये समवर्ती अंग को दर्शाएंगे। तो ये है अभिसारी विकास, जिसमें उत्पत्ति समान नहीं है लेकिन लक्षण समान थे। पूर्वज अलग है, पूर्वज अलग है ना, संबंधित नहीं है, लेकिन समान लक्षणों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैसा लगा प्रश्न, मजा आया, अच्छा था ना। दूसरा, डार्विन की फिंच। अरे भैया याद कर, डार्विन की फिंचेस याद आ रहा है, बताया था तुमको। याद कर, 22 उपमहाद्वीपों पर 20 प्रकार की डार्विन की फिंच मिली थी, जिसमें ओरिजिनल वैरायटी जो थी वो बीजहारी थी, बीज खाती थी। अलग अलग जगह पर गई तो अपने आप को अनुकूलित कर लिया था, और अपने आप को जब अनुकूलित कर लिया, किरणें दिख रही हैं आपको, हाँ, अलग अलग जगह पर गई और अपने आप को अनुकूलित कर लिया था। तो डार्विन की फिंच कौन सी प्रक्रिया को दर्शा रही है प्रभु, अनुकूली विकिरण को दर्शाया था, अपसारी विकास को दर्शाया था, समजातता को दर्शाया था। ये था बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा भाग जो है लिख देता हूं वापस से, कार्बनिक, अगेन कार्बनिक विकास के सिद्धांत। अभी बड़ा है ये चैप्टर, अभी और चलेगा, अभी तो